Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. Day 5 में we have given you 2 questions और ये 2 questions डिस्कस करूँगा आज मैं और उसके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक बच्चे की एक कॉपी है जो मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने इसमें क्या चीज़ें अच्छी की हैं, क्या चीज़ें और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आप कौन सी गलतियों को आपको नहीं करना है और किन चीज़ों से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब सबसे पहली बेसिक चीज़ जो आंसर राइटिंग में हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे तुरंत आंसर नहीं लिखना शुरू कर देना है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। आपके पास एक 10 मार्क का क्वेश्चन को लिखने के लिए लगभग होते हैं 7 मिनट। अब इस 7 मिनट में 30 सेकंड तो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क के लिए ज़रूर जाने चाहिए कि आप इसको किस लाइन में लिखना चाहते हैं एंड हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को समझे बिना ही आंसर करना शुरू कर दोगे जो कुछ भी आप जानते हो, तो अल्टीमेटली आपको वो अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल है। सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अ नेशन। बट इस क्वेश्चन के एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला कंपोनेंट तो सोशल वैल्यू वाला ही है, दिस वन सोशल वैल्यू। दूसरा कंपोनेंट है आपका इकोनॉमिक वैल्यू। तीसरा कंपोनेंट ये है कि वाई इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये भी लिख रखा है, दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यू। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वैल्यू बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू बताते हैं, बट दे नेवर डिस्कस वाई सोशल वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड चौथा जो डायमेंशन आपको डिस्कस करना है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ के कंटेक्स्ट में। तो सोशल वैल्यूज़ जैसे कि आपकी जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी, कंपैशन, फ्रेटर्निटी, इंक्लूजन। इकोनॉमिक वैल्यूज़ जैसे कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन, वेल्थ क्रिएशन। Then you have to discuss why it is more important. So you must examine the priority और the hierarchy of the values। और आपको सिर्फ डिफाइन करके नहीं रुकना है, आपको उसकी प्रायोरिटी भी डिफाइन करनी है एंड जो भी ये डिस्कस करना है, एग्जांपल्स आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के लेने हैं। सो ग्रोथ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, प्रोसेस और जो बेनिफिट हैं ये सारे सेक्शन के पास पहुँच रहे हैं, स्पेशली द वल्नरेबल सेक्शन, क्योंकि जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं हम ये वल्नरेबल सेक्शन को जरूर इंक्लूड करते हैं। तो दिस क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग व्हेन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और द प्रॉफिट और द इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज कमिंग इन द कन्फ्लिक्ट विद डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, डेवलपमेंट को कौन सा वैल्यू गाइड करना चाहिए, और यहीं से आपका एथिक्स का डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इकोनॉमिक वैल्यूज विल टेल यू हाउ टू क्रिएट वेल्थ, सोशल वैल्यू विल टेल अस वाई, किसके लिए, एट व्हाट ह्यूमन कॉस्ट वेल्थ हमें क्रिएट करनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन की सेंट्रल थीम होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपसे केवल ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई हैं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इनइक्वालिटी किसके चलते होती है, और एग्जामिनर आपसे ये भी नहीं पूछ रहा है कि किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ को हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आंसर्स जो हम देखते हैं वो वैसे ही लिखे होते हैं, तो देन दैट बिकम्स अ GS3 वाला आंसर। यू आर राइटिंग एथिक्स, तो आपको वैल्यूज लिखनी है। तो एग्जामिनर आपको एक्चुअली ये टेस्ट कर रहा है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट इटसेल्फ हैज एन एथिकल पर्पस। डेवलपमेंट itself has an ethical purpose। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है। अब एक अच्छे आंसर में क्या होना चाहिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक वैल्यू से हमें क्या मिलता है, व्हाट डज वी गेट फ्रॉम द इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू से हमें मिलता है एफिशिएंसी। अब एक छोटी सी बात है कि लेट्स से कि एक बस रूट है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इट इज़ मेकिंग द फाइनेंशियल सेंस, इसको बंद कर देंगे अगर तो एक फाइनेंशियल सेंस बनता है कि भैया वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन अगर लेट्स से ये एक रूट है और ये जो रूट है ये ओनली
कनेक्शन है वहाँ के जो लेट्स से कि जो विलेज है उसको कनेक्ट करता है हॉस्पिटल से, उसको कनेक्ट करता है स्कूल से, उसको कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पूरे विलेजर्स के लिए। तो ऐसे केस में क्या इसे बंद करना चाहिए? इकोनॉमिक्स तो बोल देगा भैया बंद कर दो, लेकिन जो आपका सोशल वैल्यू है वो आपसे ये बोलेगा कि भैया बंद मत करो। क्यों? क्योंकि वी डू हैव अ वैल्यू ऑफ इक्विटी, we do have the value of compassion, we do have a value of accessibility. This is what actually differs. So बस एक कनेक्शन हो सकते, बस कैन बी द ओनली कनेक्शन टू द हॉस्पिटल, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर द पुअर विलेजर्स। सो हमें ये बंद नहीं करना है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो बोल रहा है कि भैया बंद कर दो, इट शुड बी क्लोज्ड, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही है कि कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे आप जब इस चीज़ से तरीके का डिफरेंस दिखाएंगे तो एक्चुअली आप एथिक्स का आंसर लिख रहे होंगे। सो आपको ये बात ध्यान रखना, यू शुड हैव अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन इन योर माइंड अबाउट द इकोनॉमिक एंड द सोशल, इकोनॉमिक वैल्यू एंड द एथिकल वैल्यू। तो मैं थोड़े से कुछ आपको इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज़ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, देन वी गो टूवर्ड्स दिस आंसर। इकोनॉमिक वैल्यू, सोशल वैल्यू। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू की बात करूं तो मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की, लेकिन जैसे ही मैं इसे सोशल वैल्यू में लेके जाऊंगा तो मैं बात करूंगा इक्विटी की। इकोनॉमिक वैल्यू में मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, सोशल वैल्यू में बात करूंगा तो मैं बात करूंगा वेलफेयर की। और ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आंसर को कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा मैं प्रोडक्टिविटी की, यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा डिग्निटी की, यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा कंपटीशन की। यही तो बात करते हैं इकोनॉमी में। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा कोऑपरेशन की। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा मार्केट एलोकेशन की। मार्केट चलता है, मार्केट एलोकेशन। और जब मैं सोशल वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो सोशल वैल्यू में मैं सेम चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इंडिविजुअल गेन की बात कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा कॉमन गुड की। और ये आप ये नोट कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही बात करते हैं ना। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बात करूंगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये वर्ड्स जब आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे और इनके अगेंस्ट में दिखाएंगे तो आपके मार्क्स बेटर मिल जाएंगे। अब एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दे स्टार्ट पोर्ट्रेइंग द इकोनॉमिक वैल्यू एज अनएथिकल। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, इनोवेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ क्रिएशन, ये अपने आप में वैल्यूएबल है। सो क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें आपकी अपने आप में एंड नहीं बननी चाहिए। दे शुड नॉट बिकम एन एंड इन देमसेल्फ, दे शुड सर्व द ह्यूमन वेलफेयर, एंड दिस इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे अटेम्प्ट करना है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं, अ नेशन कैन बिकम रिचर विदाउट बिकमिंग मोर जस्ट। इकोनॉमिक वैल्यूज सच एज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ क्रिएशन, दिस एक्सपेंड द साइज ऑफ इकोनॉमिक पाई। जबकि सोशल वैल्यूज, वेयर एज सोशल वैल्यूज सच एज डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंपैशन डिटरमाइन हाउ अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स आर distributed. So inclusive growth, it requires the economic progress to operate within the framework of social values. तो आप ये दिखा सकते हो कि social values hold the bigger importance than the economic values. तो आप ध्यान देना, जो मैंने अभी आपसे बात की, मैंने बात की जस्टिस की, डिग्निटी की, इक्वालिटी की, कंपैशन की, इन सारी चीज़ों की बात की, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप एक GS3 का आंसर लिख के चले आएंगे जो कि गड़बड़ कर देगा आपका आंसर। एंड अब इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दैट डिस्कस द अबव एग्जांपल विथ डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विथ एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ए नेशन, दैट सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक वैल्यूज। तो इसके जो आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, लाइक व्हेन एवर यू आर राइटिंग, तो एक इंट्रोडक्शन देने के बाद ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मेजर पॉइंट्स लिख पाते हैं और एग्जामिनर को बता पाते हैं कि दैट आई एम नॉट थिंकिंग इट ओनली फ्रॉम वन डायमेंशन, आई एम थिंकिंग इट फ्रॉम द मल्टीपल डायमेंशंस। मैं मल्टीपल फायदे इसके देख पाता हूँ। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप
जनरली आप एक पैराग्राफ में एक आइडिया ही एक्सप्लेन करते हो और आपके पास 150 वर्ड्स में ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख नहीं पाते और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सच दैट अब आप पॉइंट लिखना शुरू करोगे तो आप ये लिख सकते हो, सच दैट ह्यूमन डिग्निटी मस्ट प्रीसीड इकोनॉमिक यूटिलिटी। ठीक है, तो वाई आर सोशल वैल्यूज कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट? तो ह्यूमन डिग्निटी इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इकोनॉमिक यूटिलिटी, दैट इज द सेंट्रल आइडिया। सो एक पर्सन को हम मियरली इस बेसिस पे वैल्यू नहीं कर सकते कि ही हैव द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देने के लिए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं। प्योर मार्केट लॉजिक क्या बोलेगा? दैट जो भी आपका एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रैम्प्स हैं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट चलता है, दिस इज एन एडिशनल कॉस्ट। एथिकल गवर्नेंस क्या बोलेगी कि भैया अगर कोई सिटीजन ही उसकी जो पे करने की एबिलिटी नहीं है या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, तो क्या ये डिटरमाइन करता है उसका इंटाइटलमेंट टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देयर आर द सोशल वैल्यूज इन्वॉल्व हियर सच एज डिग्निटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन। सो इस तरीके के जब आप एग्जाम्पल्स देंगे जहाँ पे आप दिखाएंगे कि क्यों इकोनॉमी इसको मना कर रहा है, what is the argument of economic values and why the social values are actually demanding that thing to be happened, जब आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब ये एग्जाम्पल ज़्यादातर बच्चे इस तरह से नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं ना कि सोशल वैल्यू आर इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक वैल्यूज आर बैड, एंड उस तरह से मैं एक एग्जाम्पल लिख के आंसर लिख के चले आते हैं, वहाँ पे आप गलती करते हैं। इवन द इक्विटी समटाइम्स रिक्वायर द अनइक्वल ट्रीटमेंट। नाउ इक्वालिटी गिव्स एवरीवन सेम सपोर्ट, we have the rule of law, but equity give people the support that is required to overcome the unequal starting conditions। जैसे कि आपकी रिजर्वेशन हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया। दे आर नॉट सिंपली द एक्सपेंडिचर, दे आर दी व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये दिखाता है आपका सब्सटेंशिव जस्टिस। तो ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली कैन इटसेल्फ प्रोड्यूस इनजस्टिस, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे लाइक पीएम जनमन को एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यू हैव दी 75 particularly vulnerable tribal groups communities which are spread across 18 states and 1 UT। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अब इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पे जब आप ये लिख रहे होगे ना, तो आप खाली ये मत लिख देना कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पीएम जनमन फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप। आप यहाँ पे लिखना कि पीएम जनमन रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कंपैशन, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इट रिक्वायर्स द स्टेट टू डिवोट एडिशनल रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज जिनकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड हिस्टोरिकल वल्नरेबिलिटी मेक देम इकोनॉमिकली कॉस्टलियर टू रीच। तो ये एक स्कीम जो है वो एक एथिकल एग्जाम्पल बन जाएगा। ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है शो करना आपके आंसर में। तो जब भी कोई स्कीम भी लिखें तो आप उसकी एथिकल वैल्यू को जरूर एक्सप्लेन करें कि वाई दिस अलाइंस विथ योर सोशल वैल्यूज। एंड अल्टीमेटली क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है, सोशल वैल्यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यू। इट इज नॉट सेइंग कि इकोनॉमिक वैल्यू इज बैड, इट इज सेइंग सोशल वैल्यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यू। तो अपने एग्जाम्पल से हिसाब से रखिएगा। सोशल जस्टिस, नाउ इसके चलते सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं आप यहाँ पे कि दैट इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ फ्रॉम बिकमिंग एक्सक्लूजनरी। सोशल जस्टिस प्रिवेंट्स ग्रोथ फ्रॉम बिकमिंग एक्सक्लूजनरी। जैसे कि एक हाईवे है, इससे जीडीपी बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सही बात है। लेकिन सपोज कीजिए कि जो आपका कंस्ट्रक्शन है, इसके चलते ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन ठीक से हमने नहीं किया, उनकी लाइवलीहुड ख़राब कर दी, हमने ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन हटा दिया। तो इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट के लाइक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो तो अच्छा है, लेकिन एथिक्स बोलेगा भैया व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, व्हाट अबाउट द प्रोसीजरल जस्टिस, डिग्निटी वायलेट हो रही है, कर क्या रहे हो तुम भाई। तो डेवलपमेंट इट कैन नॉट आस्क मेयरली आस्क हाउ मच वैल्यू हैज़ बीन क्रिएटेड। इसको भी ये भी पूछना चाहिए डेवलपमेंट को कि किसने गेन किया, किसने उस चीज़ का कॉस्ट पे किया, एंड व्हाट्स द प्रोसेस फेयर। अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन एक सोसाइटी के पास लेट्स से इट कैन हैव द हाई जीडीपी, इट कैन हैव द हाई इन्वेस्टमेंट, इट कैन हैव द सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट साइमल्टेनियसली वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सोशल सेग्रीगेशन हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है।
माइनॉरिटीज़ को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, कास्ट प्रेजुडाइसेस हो सकता है, तो क्या उस सोसाइटी को हम ट्रूली डेवलप्ड कहेंगे? तो व्हाट डू वी रिक्वायर देयर? वी रिक्वायर फ्रेटर्निटी एंड वी रिक्वायर सोशल कोहेशन। एंड क्यों? सो दैट वी कैन हैव दी सस्टेनेबल ग्रोथ। पढ़ते हैं ना बार बार सस्टेनेबल ग्रोथ, SDG भी पढ़ते हैं। सो फ्रेटर्निटी इट एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी से क्या होगा? जब आप क्या कहते हैं चीज़ें होंगी उस हिसाब से, तो ट्रस्ट बढ़ेगा सोसाइटी में, और ट्रस्ट के ऊपर तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आ रखा है। ट्रस्ट बढ़ेगा तो कोऑपरेशन होगा, कोऑपरेशन होगा तो सोशल स्टेबिलिटी भी आएगी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी आएगी तो पार्टिसिपेशन भी होगा, एंड पार्टिसिपेशन होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। सो सोशल वैल्यूज दे आर नॉट नेसेसरली अपोज टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इनफैक्ट वो इकोनॉमिक ग्रोथ की एक सोशल फाउंडेशन भी बन सकती है। यहाँ पे आप रॉल्स को लेके आ सकते थे, ऑब्वियसली बात है। ये इस थ्योरी का बेसिकली एक नेचुरल कनेक्शन है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से, एंड ये 2016 में पूछा भी था उन्होंने। अब यहाँ पे पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ जॉन रॉल्स अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हो कि जो उनका डिफरेंस प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वो एथिकली एक्सेप्टेबल है जब वो वर्क करती है मिलके फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज्ड। So inclusive growth is equal to growth that is evaluated from the perspective of the weakest, not the strongest. सिंपल सी चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर इतना थ्योरेटिकल नहीं हो पाएगा, इतना फिलोसफिकल में नहीं जा पाएंगे। इवन यू कैन ब्रिंग द गांधी ओवर हियर, आप गांधी को ला सकते हैं। गांधी यू कैन ब्रिंग थ्रू द सर्वोदय, गांधी यू कैन ब्रिंग थ्रू द अंत्योदय। ये फिट बैठ जाएगा यहाँ पे। सर्वोदय इज व्हाट? वेलफेयर फॉर ऑल, Antyodaya, welfare of the weakest. So the progress of the society, it should ultimately be judged by the welfare of its weakest members. और फिर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए किससे? अगेन PVTG से, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विमेन, सैनिटेशन वर्कर्स, एल्डरली। तो इवन आजकल की डेट जो आप देखिएगा इंडिया में भी या फिर कहीं पे भी सोशल जस्टिस जो प्रोग्राम्स हैं, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की तरफ ही तो एम्ड है। जैसे कि आपका सीनियर सिटीजन हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, सैनिटेशन वर्कर हो गए। सो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिल्ड अप योर एथिक्स आंसर अराउंड द डिग्निटी रेदर देन मेयर वेलफेयर डिलीवरी। तो इकोनॉमिक वैल्यू की जगह आप सोशल वैल्यू आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आप इसे स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप सिविल सर्वेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो एनी एग्जांपल दैट आपके पास हो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। इवन द लाइक यू हैव द एग्जांपल ऑफ आर्मस्ट्रांग पामे आप दे सकते हैं। इवन पर्सनल एग्जांपल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इट कैन एक्चुअली मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू। तो वो क्या करती है कि भाई एडिशनल मेंटरिंग करेगी हाई पेइंग स्टूडेंट्स को, लेकिन फ्री मेंटरशिप जब लाइक कोचिंग प्रोवाइड्स टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इमीडिएटली अपना कुछ रेवेन्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट दे व्हाट दे वांट टू डू, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यही तो कोशिश है, इस फ्री प्रोग्राम की भी यही कोशिश है कि आप में से कुछ बच्चों को मैं गाइड कर पाऊँ ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर पाए, इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे और इफ यू डोंट वांट टू पे, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली इट इज़ कि हर एक बच्चे के पास वो मौका होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी हैड स्टार्टेड दिस मैराथन, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे ये तो आपने लिख दिया, ये तो था सामने सामने। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे रुक जाएंगे। एक सिंपल सी चीज़ है, हमने ये स्टेटमेंट कह रहा है सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज। हम इस स्टेटमेंट से ब्लाइंडली एग्री कर जाते हैं, ये एक इस क्वेश्चन में हम गलती कर देते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इज दैट यू कैन रेज अ क्वेश्चन, कैन सोशल वेलफेयर सर्वाइव विदाउट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। अब देखो 150 वर्ड्स में आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं होगा, बट अगर आप इसको एक या दो लाइन में लिख देते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपका आंसर एक टॉपर वाला आंसर बन जाएगा। जैसे कि विदाउट द वेल्थ क्रिएशन, विदाउट द फिस्कल प्रूडेंस, विदाउट द इनोवेशन, विदाउट द एफिशिएंसी, अल्टीमेटली स्टेट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लैक करने लगेंगे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। गवर्नमेंट हो सकता है चाहती हो कि इट मे वांट दैट यूनिवर्सल वेलफेयर हो कंपैशन के चलते, लेकिन अगर प्रोग्राम
फिस्कली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि डेप्ट राइज करेगी, फ्यूचर जनरेशन हो सकता है उसका भी बर्डन बियर करेंगे, इन्फ्लेशन हो सकता है कि भाई सबके हाथ में पैसा जा रहा है। तो फिजिकल प्रूडेंस भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली टुवर्ड द फ्यूचर जनरेशन। सो ये एक अगर आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसको ब्लाइंडली एग्री करने की जगह उसको तोड़ा हमने, उसको 3-4 पार्ट में तोड़ा और फिर एक काउंटर नैरेटिव दे दिया और उसके बाद फिर एक सिंथेसिस दे दिया। नाउ देयर इज अ कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड सिंथेसिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड थीसिस, मतलब एन आइडिया, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीथेसिस, अल्टरनेट आइडिया, काउंटर नैरेटिव, एंड फिर इसके कुछ खामियां इसकी कुछ खामियां मिलकर बन गया सिंथेसिस। नाउ दिस न्यू सिंथेसिस बिकम्स द न्यू थीसिस। सो दिस इज व्हाट यू शुड गाइड योर एथिक्स आंसर। सो अगर आप ये अपने एथिक्स के आंसर में करेंगे तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप लिख रहे होगे तो आपको ये हमेशा नहीं बोलना है कि सोशल वैल्यू इज़ गुड, इकोनॉमिक वैल्यू इज़ बैड, ये मत बन जाना, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी अपने आप में एथिकली डिजायरेबल है, क्योंकि पब्लिक का जो रिसोर्स है हॉस्पिटल के पास और उसको अगर एफिशिएंटली आप यूज़ नहीं करेंगे तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। सो वेस्टफुल कंपैशन इज नॉट एक्चुअली एथिकल गवर्नेंस। ये चीज़ें लिखेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। सो कंक्लूजन आपका ये नहीं होना चाहिए कि सोशल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यूज आर नॉट। कंक्लूजन ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक वैल्यू शुड बी द मीन्स, सोशल और द ह्यूमन वैल्यूज इट शुड प्रोवाइड द एंड्स एंड द बाउंड्रीज, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग, दैट योर इकोनॉमिक वैल्यूज such that efficiency, productivity, wealth creation, employment, it should be guided by inclusive growth, or you can say social values, such that justice, equality, I mean to say equity, compassion, dignity, leading to what? Inclusive growth. एक counter narrative दे दिया, counter narrative, and then ultimately conclusion दे दिया, ठीक है। Ultimately, this will lead to the human development, social cohesion and sustainable prosperity. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस आंसर को करना है। Now, अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बता रहा हूँ। जब आप कभी भी डेवलपमेंट के अराउंड क्वेश्चन आए, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन डेवलपमेंट के अराउंड आते हैं, तो जब भी कोई गवर्नमेंट लेट्स से इट इज़ टेकिंग सम इकोनॉमिक और द डेवलपमेंट डिसीजंस, कुछ चीज़ें पूछना शुरू कीजिए, उसमें अगर आपको एथिक्स का आंसर में उसे कन्वर्ट करना है। हु डज द वाई क्वेश्चन, हु, व्हाट एंड द हाउ। हु का मतलब हु बेनिफिट, किसको फायदा हो रहा है, तो यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे। मैं लिख भी देता हूं, जस्ट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देन हु बियर द कॉस्ट, ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप बात करेंगे इक्विटी की, यहाँ पे आप बात करेंगे फेयरनेस की, एंड देन हाउ द डिसीजन वाज टेकन, तो पार्टिसिपेशन की बात हो जाएगी। सो दैट इज अगेन द प्रोसीजरल जस्टिस। ये ध्यान रखना है। एंड यहां पे कुछ और चीजें भी आप ला सकते हैं, लाइक व्हाट हैपन्स, क्योंकि इनके बारे में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, टू दी वीकेस्ट, तो कंपैशन ला सकते हैं। अगर आप कभी भी कोई गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन आ जाए एथिक्स में और आप इस तरह से अगर आंसर करते हैं तो आपको बेटर दिखा, मतलब आपका आंसर दूसरों से स्टैंड आउट कर जाएगा, ठीक है। सो अगर किसी लेट से एक बच्चे ने लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ इट रिक्वायर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका बेटर, ठीक है वो गलत नहीं है, लेकिन इसका बेटर अल्टरनेटिव ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्स द स्टेट टू इंश्योर दैट एक पर्सन की कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी वो उसको डिप्राइव नहीं कर रही है उसकी डिग्निटी से, उसकी कैपेबिलिटी से, उसकी अपॉर्चुनिटी से, रेदर वो उसको इनेबल कर रहे हैं दैट ही कैन पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द डेवलपमेंट, द कैपेबिलिटी मॉडल ऑफ द अमर्त्य सेन, आप ये ला सकते हैं। तो ये सब करना है आपको, एंड देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। तो बेसिकली आपने एक इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी थोड़ा सा लिखना है कि वाई सोशल वैल्यूज दे डिजर्व द प्रायोरिटी, बट अगेन आपको ये भी डिस्कस करना है दैट इकोनॉमिक वैल्यूज देमसेल्व्स आर इंडिस्पेंसिबल, एंड देन द काउंटर नैरेटिव एंड देन द कंक्लूजन।
ठीक है, तो ये आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको इसमें बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब एक बच्चे ने जैसे आंसर लिखा था, ऑल ह्यूमन बीइंग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। अब यहाँ पे देखो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक बात ध्यान रखना, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। यूपीएससी सेट सेज दैट आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर यही कंटेंट इनका और क्लियर होता और साफ सुथरा होता तो ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है एग्जामिनर को कि भैया इसको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दे दो, फ़र्क पड़ता है। तो इनकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग, जिन भी बच्चे की ये कॉपी है, यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर हैंडराइटिंग। थोड़ा सा आप अगर आंसर अपना और फैला के लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जितनी मेहनत वो आपका आंसर में आपके वर्ड्स को डिकोड करने में लगाएगा उतना ही गुस्सा वो आपके मार्क्स में निकालेगा, ये बात सीधी सी है। तो ट्राई टू एटलीस्ट आपके आंसर जितना ज़्यादा आप अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक सीधी सी बात है यार, जब रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, गंदे कपड़े पहन के जाते हो, तो एग्जामिनर आपको आई मीन टू से कि लोग वहाँ पे कैसे देखते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी बिल्कुल गंदी है, दो बच्चों ने सेम आंसर लिखा है, सेम कंटेंट है, और जस्ट थिंक ऑन दिस, ऑल्दो यूपीएससी हैज़ सेड कि भाई लेजिबल है तो काम चल डाल देंगे अपन, लेकिन एक चीज़ सोच के देखना, अगर सेम एक बहुत अच्छा कंटेंट एक बच्चे ने बहुत साफ सुथरा लिखा है और एक बच्चे ने बिल्कुल एकदम ऐसा लिखा है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, देखने में मज़ा नहीं आया, कंटेंट हो सकता है बहुत मज़ेदार हो, दोनों ने कंटेंट सेम लिखा है, तो वो साइकोलॉजिकली वो आधा एक नंबर उसको एक्स्ट्रा देगा ही देगा जिसने अच्छे से लिखा है। इट्स एज गुड एज दैट। ठीक है, तो ये इन्होंने आंसर लिखा है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। Now the question is, social values are more important than economic values. Discuss the above statement with example in the context of inclusive growth of a nation. यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है। Now if I go by this question, overall इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है। I've read it also before while I was making this video, and structure भी इसका है, but he लाइक पहले इनका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मस्ट बी व्यूड एज एन एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम रेदर देन merely an increase in GDP. Economic values provide material gain for nations. Social values such as equity, empathy, justice, constitutional morality ensure that prosperity is equitable be shared. Thus, social values form the indispensable bedrock of true inclusive growth. ठीक है, ये सही है, लेकिन द थिंग इज़ दैट मैंने इसको छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, एग्जामिनर के पास इतना मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब इन्होंने लिखा है रोल ऑफ द सोशल वैल्यूज इन इंक्लूसिव ग्रोथ। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इक्विटी क्रिएट्स सीवियर पोलराइजेशन, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट दिस। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल सिटी नक्सल एरिया ऑफ दांतेवाड़ा बाय प्रोवाइडिंग। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन के दो एग्जाम्पल दे दिए जो इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी। ये बात आप भूल रहे हैं कि आपके पास 150 वर्ड्स हैं, एक स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल, दैट इज एनफ। एक डायग्राम बनाया है, दैट इज गुड। सोशल वैल्यूज़ को एज ए पेडेस्टल रखा है इसके ऊपर, ये है अल्टीमेटली एंड। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अ मार्केट रिक्वायर्स योग सेम security and welfare of citizens, which Cottle and noted can only be guaranteed where institutions act with integrity and impartiality। अभी मेरे को भी देखो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है। ठीक है, IAS ऑफिसर पी नरहरी made Gwalior and Indore accessible for persons with disabilities, showing how empathy, social values help marginalized group join the workforce and contribute to the economy। ठीक है, जेंडर एंड द सोशल इंक्लूजन मैकेंसी दिस हाईलाइटेड पर दिस, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, देन ही डिस्कस्ड अबाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये आंसर बहुत अच्छा है, ही हैव सिंपल, बट एक इस आंसर में मेजर प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला है डिस्कस। नाउ व्हेन यू आर डिस्कसिंग, दैट डिस्कस रिक्वायर्स सम बैलेंस। ये आंसर मोस्टली प्रूव कर रहा है कि सोशल वैल्यूज आर सुपीरियर, जो मैं आपसे जिस मिस्टेक की बात कर रहा था, ये एडिक्वेटली एक्नॉलेज कर ही नहीं रहा कि इकोनॉमिक वैल्यूज देमसेल्फ मैटर। ही मस्ट राइट दैट इकोनॉमिक वैल्यूज आर नेसेसरी बिकॉज वेल्थ क्रिएशन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू फाइनेंसेस वेलफेयर, इन्वेस्टमेंट बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिर एक एथिकल हियरार्की स्टैब्लिश कर सकते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी बट सोशल वैल्यूज डिटरमाइन इट्स पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेजिटिमेसी। तो ये एक स्ट्रॉन्गर आर्गूमेंट हो जाता
अदरवाइज दिस आंसर इज गुड, नो डाउट, अगर स्टार्टिंग के आंसर के हिसाब से बड़ा अच्छा आंसर है, बट वी मस्ट इंश्योर दैट हमें वो भी लिखना है। सो इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट द केक, इकोनॉमिक वैल्यूज केक क्रिएट करेगा, सोशल वैल्यू डिटरमाइन करेगा हु गेट्स द फेयर शेयर ऑफ द केक। तो ये चीज़ इनको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड आंसर टू बिगिन विथ। ठीक है, अब आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे जो कि था हमारा, दैट वाज ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। क्या क्या डिस्कस करना है इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 2-4-10 डिस्कशन आपने ऐसा सुन लिए ना तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको एथिक्स का क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू लिसन दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ इसको सबसे पहले जो हमारे स्टेप 1 होता है कि हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है, इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री। सो ये बन गया आपका पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1, सभी लोग क्या हैप्पीनेस चाहते हैं, डू यू एग्री। तो यहाँ पे एक रीजन पोजीशन लेना कि क्या हैप्पीनेस एक यूनिवर्सल ह्यूमन एस्पिरेशन है, क्या हर कोई खुश रहना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, और व्हाट इज द एथिकल कॉन्सेप्शन ऑफ हैप्पीनेस डेफिनेटली। एंड देन द थर्ड पार्ट इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल, सो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्शन थ्रू पर्सनल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो आपको 100 वर्ड्स यूज नहीं करने, ये प्रूव करने में कि सबको हैप्पीनेस चाहिए, एंड देन एक एक लाइन लिख दिया आपने। देखो ध्यान रखना है कि 30% इट शुड बी अराउंड द यूनिवर्सल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट बेसिकली, यूनिवर्सल एस्पिरेशन। 50% जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, एंड 20% is definitely the example and the synthesis and conclusion etc. So examiner basically आपसे ये टेस्ट कर रहा है what exactly is a good life. Again this is a previous question, good, what is the meaning of good life to you. ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली, अब देखिए मैं आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ गुड लाइफ वाला। ये देखिए आपको याद होगा मैंने आपके साथ ये फाइल शेयर की थी जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस अरेंज कर रखे थे, एंड ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस का जो क्वेश्चन है, जस्ट थिंक व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी है। हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, हैप्पीनेस इससे रिलेटेड भी है। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न लाइफ इज ट्रेस्ड टू ए नैरो परसेप्शन ऑफ ए गुड लाइफ, इससे रिलेटेड भी है। ठीक है, सो व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो गुड लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है ना जो ये दिया हुआ है, ये अल्टीमेटली किसी ना किसी फॉर्म में वो आपसे लगातार पूछ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए, अगर आपके पास कंटेंट, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से तैयार है ना, तो मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारा कंटेंट आपका ऐसे ही रेडी है जो आपको हो सकता है आपकी एथिक्स की बुक में ना मिले, थ्योरी में ना मिले, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा। सो एग्जामिनर बेसिकली एट अ डीपर लेवल ही वांट टू टेस्ट व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ। सो बेसिकली वो आपसे ये जानना चाहता है कि प्लेजर इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, वेल्थ इज नॉट हैप्पीनेस, सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट हैप्पीनेस, रेदर हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ इनर वेल बींग। बेसिकली वो उसके बारे में बात करना चाहता है, अराइजिंग फ्रॉम द डेफिनेटली द हार्मोनी ऑफ जो आपकी नीड्स हैं, वैल्यूज हैं, रिलेशनशिप हैं एंड द एक्शंस हैं। तो ये एथिकल कोर है इस क्वेश्चन का। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक नॉर्मल एक बच्चा क्या लिखने लगता है यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आता है, तो बच्चा ये लिखने लगता है कि भैया जो हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत अच्छी हेल्थ, पैसा, फैमिली, सक्सेस यही है। लेकिन आप तो यार एथिक्स लिख रहे हो ना, अगर ये बात लिख दोगे तो आप में एक एडमिनिस्ट्रेटर में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो आपको अपनी चीज़ें दिखानी है कि आप कि हाउ योर वैल्यूज़ आर एक्चुअली इन कंसोनेंस विद द वाइडर गोल्स, लाइक सस्टेनेबल हैप्पीनेस की आप बात कर सकते हैं। जब आपकी खुद की पर्सनल वेलबींग इट रिमेन कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज, जैसे कि इंटीग्रिटी हो गई, कंपैशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ ही आपके आंसर को बेटर बनाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है वो ये कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स दे एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ब्रॉडली यस, सारे कल्चर के अक्रॉस, सारे ऑक्यूपेशंस में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में ह्यूमन एक्शंस, ये एक्चुअली दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम परसीव फॉर्म ऑफ वेल बींग। हम सब खुश रहना चाहते हैं। तो आपको ये बात मेंशन करनी है कि लाइक पीपल दे डेफिनेटली यूनिवर्सली सीक दी हैप्पीनेस,
दो उनका कंसेप्शन, हैप्पीनेस का जो कंसेप्शन है या फिर उनका जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग हो सकता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके लिए भाई कितने ज़्यादा मार्क्स आए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या हो गया, सिलेक्शन उसका हैप्पीनेस है। पेरेंट्स के लिए उसके वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन उसकी हैप्पीनेस है। सिविल सर्वेंट के लिए पब्लिक सर्विस हैप्पीनेस हो सकती है। मॉन्क के लिए डिटैचमेंट एंड इनर पीस हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक है, तो हैप्पीनेस के लिए जो एस्पिरेशन है ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन द एक्सप्रेशन ऑफ द हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप एरिस्टोटल की बात कर ला सकते हैं कि दैट द हाईएस्ट ह्यूमन गुड इट वाज नॉट मोमेंट्री प्लेजर बट फ्लरिशिंग थ्रू द लाइफ ऑफ वर्चू। ये बात आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे देर आर टू टर्म्स, हेडोनिस्टिक हैप्पीनेस एंड यूडेमोनिक हैप्पीनेस, ये दोनों टर्म्स हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। हेडोनिज्म दैट इज प्लेजर, कंफर्ट, एंजॉयमेंट तुरंत का। यूडेमोनिक हैप्पीनेस लाइक मीनिंग, पर्पस, वर्चू, सेल्फ रियलाइजेशन एटसेट्रा। तो आप एरिस्टोटल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। तो देखो अब यहाँ पे आपको आंसर्स पर्सनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है कि आपके लिए क्या है। ये मत लिखने लगना सोसाइटी के लिए क्या है और क्या कहते हैं दुनियादारी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है। सो इट कैन बी लाइक आप अपने हैप्पीनेस को डायमेंशन दे सकते हैं। लाइक यू कैन डिस्कस द कंटेंटमेंट कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। इट कैन बी अ गुड रिलेशनशिप, यही सब होती है ना हमारे लिए हैप्पीनेस। इट कैन बी लिविंग द लाइफ ऑफ अ पर्पस, it can be the living the life of integrity, it can be contributing for the happiness of others। इन चारों पांचों को आप ध्यान में रख के लिख सकते हैं। जैसे कि कंटेंटमेंट की मैं बात कर लूँ, सो हैप्पीनेस इज नॉट द एंडलेस एक्विजिशन। क्योंकि लेट से 50,000 रुपये आप कमा रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा यार 1 लाख कमा लेता, 1 लाख आएगा तो यार काश घर होता तो लाइक प्रमोशन होता। तो एम्बिशन आपको ये बताता है कि हमें ग्रो करना है। कंटेंटमेंट बताता है कि जो हमारे पास है उसको हमें वैल्यू भी करना है। अक्सर आप ये बात भूल जाते हैं प्रिपरेशन में, व्हेन एज एन एस्पिरेंट यू आर स्टडीइंग, कि आपके पास वो बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप चेरिश कर सकते हैं और आप खुश भी रह सकते हैं। तो हमेशा कई बार होता है हम कंप्लेंट करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, बट इवन इफ यू हैव द एनफ डेटा, एनफ मनी टू लिसन टू दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो को सुनने के लिए भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे बच्चों के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाट एवर यू हैव। ठीक है, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन आप खुशी से भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप टेंशन में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू कंफ्यूज द कंटेंटमेंट विथ कंप्लेसेंसी। कंटेंटमेंट इज द सेटिस्फैक्शन विदाउट स्टैग्नेशन, कॉम्प्लेसेंसी इज द सेटिस्फैक्शन विदाउट स्ट्राइविंग। तो कोशिश करते रहनी है, नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेसेंसी है और करते रहेंगे तो कंटेंटमेंट है। देन रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, जैसे फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, बिलोंगिंग एटसेट्रा। सो एक एल्डरली पेरेंट्स दे मे वैल्यू लाइक अपने बच्चे के साथ 1 घंटे का लाइक टाइम अगर वो बिताते हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एथिकल वैल्यू लाइक लव, केयर, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, ये आंसर को एक ह्यूमन डायमेंशन देता है। जैसे कि इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं, तो हैप्पीनेस इट रिक्वायर्स द इनर हार्मोनी। ठीक है, जैसे कि एक ऑफिसर ऐसा है जिसको पोस्टिंग मिल गई, लाइक ही गेट अ डिजायरेबल पोस्टिंग बाय कंप्रोमाइजिंग हिज प्रिंसिपल्स। दूसरे ने बोला ना भैया हम ये काम नहीं कर पाएंगे, सो ही रिफ्यूजेज द अनएथिकल फेवर एंड ही एक्सेप्ट द ट्रांसफर। तो ऑफिसर ए के पास कंफर्ट होगा, बी के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, पीस ऑफ कंसाइंस होगा, इंटीग्रिटी होगा। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ तुकाराम मुंडे जी, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ अशोक खेमका जी। सो फॉर मी हैप्पीनेस इज द absence of conflict between what I believe, what I say and what I do. So आपका डिजोनेंस नहीं होगा, there won't be cognitive dissonance. So ये आपके एक्सेलेंट एथिक्स की लाइन हो सकती है, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। फिर आप रियल लाइफ एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हो, लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे के बारे में डिस्कस कर सकते हो। पर्पस के बारे में आप बात कर सकते हो कि हैप्पीनेस इज मीनिंगफुल इंगेजमेंट। लाइक एक पर्सन के पास हो सकता है वेल्थ हो, कंफर्ट हो, बट ही कैन स्टिल एक्सपीरियंस द एम्प्टीनेस। और बहुत सारे लोग जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में वर्क कर रहे होंगे, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा लाइफ का, तो ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन दैट हैप्पीनेस इंक्रीज व्हेन इट इज शेयर्ड। सर्वोदय, अंत्योदय, ठीक है, तो सर्वोदय इज वेलफेयर ऑफ द ऑल, अंत्योदय इज
वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट। तो एक जो सिविल सर्वेंट का कंसेप्शन है हैप्पीनेस का, इट शुड मैच्योर फ्रॉम कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट ही शुड थिंक दैट कि मेरे एक्शंस के चलते दूसरों की वेलबींग में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ पे बोलते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, हम इनके लिए ये करना चाहते हैं, बट इन द एंड दे आर कॉट इन द करप्शन। सो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे शुड वर्क लाइक उस तरह से उनका काम होना चाहिए कि दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट। ठीक है। सो द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट merely फीलिंग गुड बट डूइंग गुड एंड फाइंडिंग मीनिंग इन इट। स्कीम यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में स्कीम को डंप नहीं करना है। जैसे आप आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स द हेल्थ इंश्योरेंस। अब एक बात देखो, एक पुअर फैमिली के लिए अगर हॉस्पिटल में खर्चा करना होगा तो उसका तो पैसा है ही नहीं, लेकिन इफ़ यू हैव द इनिशिएटिव लाइक आयुष्मान भारत, सो इट कैन कन्वर्ट द पब्लिक पॉलिसी इनटू द फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। तो जब आप ये सिक्योरिटी, डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर लाओगे तो आप अपने उसी आयुष्मान भारत के एग्जाम्पल को एथिक्स के डायमेंशन में डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन प्रोग्राम्स। अब ये खाली नंबर ऑफ टॉयलेट्स आपने जैसे कंस्ट्रक्ट किए उसके अराउंड डिस्कस नहीं होने चाहिए। एक जो विमेन है, इफ शी इज गेनिंग एक्सेस टू दिस सेल्फ सेफ सैनिटेशन, देन शी विल बी फीलिंग हैप्पी। दैट हैप्पीनेस आपको भी होगी एज अ सिविल सर्वेंट, दैट यू आर हेल्पिंग हर टू प्रिजर्विंग हर डिग्निटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड ऑल। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप गवर्नमेंट स्कीम है, सेम गवर्नमेंट स्कीम्स को आप GS2 का एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, GS3 का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, और एथिक्स का एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कौन सी आप ह्यूमन वैल्यू आप इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। एक पर्सनल एग्जाम्पल जरूर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज एन UPSC एस्पिरेंट, ठीक है, मेरे को लाइक क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन इट प्रोवाइड द अचीवमेंट बेस्ड हैप्पीनेस मिलेगा हमें, लेकिन अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट हूँ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ और मीनिंगफुल रिलेशन हमने बना रखा है प्रिपरेशन के दौरान, इट इज़ गिविंग मी मोर सस्टेनेबल फुलफिलमेंट। यहाँ पे गांधी का एग्जाम्पल आप ला सकते हैं, यू कैन इंक्लूड द गांधी का एग्जाम्पल। नाउ गांधी का एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी आइडिया इज दैट, उन्होंने जो लिखा था, द बेस्ट वे टू find yourself is to lose yourself in the service of others. So Gandhi's का it helps shift self-centered happiness to other regarding happiness. But ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा कोट्स भी यूज मत करने लगा, 150 वर्ड्स हैं। गांधी जी की जगह आप बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, लाइक एक्सेसिव अटैचमेंट या क्रेविंग, दिस विल लीड टू डिससैटिस्फैक्शन। सो हैप्पीनेस इट रिक्वायर मॉडरेशन ऑफ द डिजायर्स रादर देन अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको लिखते समय बहुत से बच्चे हैप्पीनेस को एज अ प्लेजर डिफाइन करते हैं। आपको हैप्पीनेस को एज एन एथिकल वैल्यू डिफाइन करना है, क्योंकि यही आपको डिफरेंस देगा। तो अगर आप ये लाइक इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द वेल्थ दिखा रहे हो, सारी चीज़ दिखा रहे हो, तो आपको नंबर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। यू आर राइटिंग एन एथिक्स पेपर, तो आपको ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सो आपको यहाँ पे प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए। सी प्लेजर इज इमीडिएट, जैसे कि आपने एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद लिया, लेकिन अगर आपके पास पैसा आया पहली सैलरी से, कुछ बच्चे पहले सैलरी से तुरंत मोजा के मोबाइल खरीदते हैं, वो उनको प्लेजर दे रहा है। लेकिन अगर उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी पहली सैलरी से उन्होंने उसको हेल्प किया, दैट प्रोवाइड हिम द हैप्पीनेस। अब आपको प्रमोशन मिला, यू आर हैव मैनिपुलेटेड द थिंग्स, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल गया, तो दैट विल बी अचीवमेंट, बट देयर विल बी नो एथिकल हैप्पीनेस। लेकिन अगर आप अपनी ऑनेस्ट ड्यूटी कर रहे हैं डिस्पाइट लूजिंग द प्रमोशन, देन दैट विल बी लीडिंग टू मोरल सेटिस्फैक्शन। नाउ हैप्पीनेस का मतलब अब ये भी नहीं है दैट देयर इज द एब्सेंस ऑफ सफरिंग, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। लाइक एक मीनिंगफुल लाइफ में आपको फेलियर मिल सकते हैं, ग्रीफ मिल सकता है, स्ट्रगल मिल सकता है, ठीक है, बट अ पर्सन कैन पॉजेस अ डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो जैसे कि एक UPSC एस्पिरेंट है जो अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में फेल किया, वो टेम्पोरली अनहैप्पी हो सकता है, लेकिन अगर जर्नी इट इज़ बिल्ड ऑन द रेजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन एट्सेट्रा, तो लाइफ
डज नॉट नेसेसरली बिकम डिवॉइड ऑफ मीनिंग, ये आपको ध्यान रखना है. सो हैप्पीनेस इज नॉट द परमानेंट एब्सेंस ऑफ द नेगेटिव इमोशंस, इट इज द कैपेसिटी टू लीड अ मीनिंगफुल एंड वैल्यू ओरिएंटेड कंसिस्टेंट लाइफ डिस्पाइट दैम. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है जब आप इसको करना है. अब स्टूडेंट लेवल पे अगर आप हैप्पीनेस है तो 3 लेवल के बेसिस पे समझ सकते हैं. अगर स्टूडेंट लेवल की बात करें, हैविंग, आपके पास क्या क्या है, मनी है, कंफर्ट है, स्टेटस है. बीइंग, आप किस तरीके के इंसान हैं, डू यू हैव द इंटीग्रिटी, डू यू हैव द कंटेनमेंट, डू यू हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड देन गिविंग. ये सब फ्रेमवर्क्स हैं जो आप एग्जाम आंसर्स में यूज कर सकते हैं. हैविंग, बीइंग, गिविंग. गिविंग मतलब व्हाट डिफरेंस डू यू मेक, like service to the mankind, compassion, contribution. Having, being, giving. For example, Assam floods. कुछ लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाके सेवा कर रहे हैं. So the thing, there is the difference. So there is the material happiness, there is the moral happiness, there is the meaningful happiness. अब लिखते समय ध्यान रखना कि आपको इस आंसर को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नहीं बनाना है, बहुत फिलोसफिकल नहीं बनाना है, बहुत इकोनॉमिक नहीं बनाना है. साइकोलॉजिकल जैसे डोपामीन्स वगैरह डालने लगे, पॉजिटिव इमोशन डालने लगे. फिलोसफिकल आपने 2 पैराग्राफ एरिस्टोटल और बुद्धा पे ही लिख दिए, नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन. इकोनॉमिक आपने बनाने लगे कि जीडीपी डज नॉट गिव हैप्पीनेस, लेकिन भूटान के पास ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ये सब मत करना. जेनरिक आंसर्स मत देना. देखो एग्जांपल्स में हमेशा जेनरिक एग्जांपल्स पे उतने नंबर नहीं मिलते. लाइक फैमिली, पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स, दे मेक अस हैप्पी. सो डोंट मेक इट टू जेनरिक. बहुत स्कीम हैवी भी मत बना देना. लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा, पेंशन एटसेट्रा स्कीम हैवी बनाने लगते हैं. और बहुत सारे बच्चे अनरियलिस्टिकली मोरल बनने की भी कोशिश करते हैं. एग्जामिनर को समझ में आता है कि मनी डज नॉट प्रोवाइड हैप्पीनेस. मनी मैटर करता है मेरे भाई, और पर्टिकुलरली मनी तब मैटर करता है जब आपकी बेसिक नीड्स दे आर अनमेट. तो एक बैलेंस कैंडिडेट मनी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, मनी के यूसेज को जस्टिफाई करेगा कि सही तरीके से यूज करके इसका हम यूज एथिकल वे में भी कर सकते हैं. यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी ऑफ दैट लाइक पीपल हु डू दैट. सो ये चीज़ ध्यान रखना है. डोंट राइट समथिंग दैट लैक्स द प्रैक्टिबिलिटी. सो मटेरियल सिक्योरिटी ये एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बन जाती है हैप्पीनेस के लिए. क्यों? क्योंकि आपको ये फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, फ्रीडम देती है एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी से. लेकिन बियॉन्ड द मटेरियल सफिशिएंसी, रिलेशन, पर्पज़, वर्चुअल इनर कंटेनमेंट ही इंपॉर्टेंट है. तो हमें पॉवर्टी को रोमांटिसाइज नहीं करना, ये आपको ध्यान रखनी है. अब एक गरीब आदमी है, आप भूखा बैठा हुआ है, अब आप उसको बोल लो भैया हैप्पीनेस अंदर से आती है. बेचारा भूखा बैठा है, तुम्हें 4 गाली देगा, ये मत करना. उसका पेट भरा होगा, उसे लालच ना हो, और फिर वो उसको आप जाके बात बोलोगे तो उसको आपकी बात समझ में आएगी. सो व्हेन यू गो एंड रोमांटिसाइज पॉवर्टी एंड डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, सो दिस विल शो दैट देयर इज द लैक ऑफ एम्पैथी. तो आपको ये ध्यान रखना है. इवन यू कैन क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑल्सो अगर आप इसका आंसर कर रहे हो हैप्पीनेस का. मतलब दिस इज समथिंग आई कैन सजेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो. हैप्पीनेस को आप डिफाइन करते समय लाइक हैप्पीनेस यू कैन डिस्कस अबाउट द हार्मोनी ऑफ व्हाट, हार्मोनी बिटवीन थॉट्स, वैल्यूज एंड एक्शंस. आपने एटीट्यूड में पढ़ा था. ए इज फॉर अफेक्शन, मीनिंगफुल रिलेशन. P is for purpose, meaningful goals. P is for principle, that is the integrity and conscience. I for inner contentment. That is the moderation of the want. And for nobility. E for emotional intelligence. So you have the ability to face adversity. As for self-realization, although emotional इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल रेजिलियंस कर लो, फिर यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर सकते हैं. सच दैट ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट एंड शेयर्ड वेलबींग, या फिर अपने से जो भी आपको पॉइंट समझ में आए वो लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है कि आपको एक अपना आंसर एक अच्छे एथिक्स आंसर में लिखना है. अब देखो ध्यान रखना, एक एवरेज आंसर में आप क्या लिखोगे, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस. तो अच्छा जीएसओ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द यूनिवर्सल एस्पिरेशन. सब्जेक्टिव कंसेप्शन की बात कर सकते हैं. एक होता है कि मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, और एक अच्छा एथिक्स वाला आंसर क्या बोलेगा कि मटेरियल सिक्योरिटी मैटर्स बट इट इज इनसफिशिएंट टू मेजर द हैप्पीनेस.
एक होता है फैमिली मेक्स अस हैप्पीनेस, ये एवरेज वर्ड लिख दोगे, फैमिली है मेक्स अस हैप्पीनेस। लेकिन फैमिली के साथ क्या होता है, वी हैव द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप जनरेट बिलोंगिंग, इम्पैथी, केयर, इस तरीके के स्टेटमेंट्स जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे। एंड दिस इज व्हाट यू शुड एक्चुअली डिस्कस। इंट्रोडक्शन लिख दिया थोड़ा सा, आई ब्रॉडली एग्री, दो इंडिविजुअल्स डिफर इन व्हाट दे कंसीडर हैप्पीनेस, द एस्पिरेंस फॉर वेलबींग एंड फुलफिलमेंट इज नियरली यूनिवर्सल। फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन आपके लिए क्या फिर हैप्पीनेस है, उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स, काउंटर्स, नेरेटिव्स, कंक्लूजन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस आंसर। अब इस बच्चे का आंसर देखें अगर हम, जो इस बच्चे ने लिखा था, where is this, yeah, this is the answer which he have actually written. Now all human beings aspire for happiness. देखो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आंसर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Now I have also read this answer. He started with, as per Aristotle, happiness is the ultimate end of all human activity, terming eudaimonia, not a fleeting state of pleasure but a lifetime of living virtuously. दिस वन इज गुड, अच्छा है, ठीक है। नाउ यस आई एग्री दैट ऑल ह्यूमन बींग्स इनहेरेंटली सीक हैप्पीनेस एज एवरी कॉन्शियस एक्शन एम्स टू ऑप्टिमाइज वेलबींग एट मैनी दिस गीता। देन ही रोट लाइक एक्सटर्नल लाइफ स्टिमुलाई, इनर स्टेट रिजल्ट, ही ड्रॉ अ गुड डायग्राम, ठीक है। नाउ उसके बाद व्हाट हैप्पीनेस इज टू मी at individual level, to me happiness is the next passive state, and this action following this, good है। global governance, now he have discussed about at the global governance and at the civil service. Now this question is more about कि what does it mean to you। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटेंट में भी अगर आप देखेंगे तो दैट इज वेरी डेंस कंटेंट, ठीक है, दैट यू आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू मच ऑफ नॉलेज। अरिस्टोटल, आत्मा, निष्काम कर्म, सर्वोदय, भूटान GNH, तुकाराम मुंडे, आर्मस्ट्रांग, स्वामी विवेकानंद, सब लिख दिया इन्होंने। 10 मार्कर के लिए एग्जामिनर हैप्पीनेस का फिलोसफिकल सर्वे नहीं मांग रहा है, वो आपसे सिंपल सा एक सवाल जानना चाहता है, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। ओवर डूइंग भी आपके मार्क्स कम करेंगी, अंडर डूइंग भी मार्क्स कम करेंगे, सो दे शुड बी मॉडरेशन, ठीक है। अब इनके आंसर में कायदे से पर्सनल डायमेंशन इट शुड एक्चुअली डोमिनेट द आंसर, क्योंकि ये आपके लिए क्या हैप्पीनेस है ये पूछ रहा है। सो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ग्लोबल गवर्नेंस डायमेंशन, यू कैन सिंपली राइट, for me happiness is the inner satisfaction that comes when my actions are consistent with my conscience, contribute to others well-being, allow me to grow as a person। एक पर्सनल एग्जाम्पल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल एग्जाम्पल, दैट इज एक्चुअली एनफ फॉर दिस आंसर। अदरवाइज एक ये इन्होंने जो लिखा है दैट इज अ गुड आंसर, ठीक है। नाउ एक लाइन इन्होंने मेंशन कर रखी है अपने आंसर में, दैट एवरी कॉन्शियस एक्शन एम एट ऑप्टिमाइजिंग द वेलबींग। Here, every conscious action aim at optimizing the well-being, ठीक है। Now this is something absolute. Human beings may pursue revenge, addiction, greed, immediate gratification even when these undermine long-term happiness. So human beings broadly aspire for happiness, though they may differ, sometimes even err in identifying what actually make them happy. तो ये उसको ethical मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। अदरवाइज दिस इज टेकन फ्रॉम द गीता, दिस इज नॉट लाइक रॉन्ग स्टेटमेंट, बट द थिंग इज दैट व्हाट आई इंटेंड टू से, ब्रिंग द एथिकल मैच्योरिटी बाय बैलेंसिंग द थिंग्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, ट्राई टू ब्रिंग इन द बैलेंस ऑफ द वर्ड्स। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, एंड दिस यू इज वॉट यू मस्ट डू। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये लिखा कि एज पर गीता दिस ये लिखा था, बट एट द सेम टाइम अगर ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देते, समटाइम्स ह्यूमन अर्र इन आइडेंटिफाइंग व्हाट एक्चुअली मेक्स देम हैप्पी, सो ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट हो जाता। सो एनीवेज स्टिल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स दैट यू कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सो जिस बच्चे ने भी ये आंसर लिखा है, पार्टिसिपेट किया है, वेल डन। फॉर द इन स्टार्टिंग यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर। So that's all as of now.
Please keep on listening to such discussions so that one day you actually end up writing a very good answer and one day you actually end up scoring very good marks in the ethics paper. और अगर आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा हमारे मैराथन का, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के में कमेंट सेक्शन में भी हम इस मैराथन का लिंक डाल देंगे, आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटली फ्री, डू पार्टिसिपेट एंड इम्प्रोवाइज। दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।